अरे रजनी, जरा जल्दी जल्दी काट। तेरे हाथ में स्वाद है। तेरे हाथ की सब्जी का स्वाद ही कुछ और है। और एक वो है कलंकनी, जिस काम को हाथ लगाती है वो खराब हो जाता है। अरे अम्मा जी, आप भी ना बस यूं ही बढ़ चढ़कर मेरी तारीफ करती रहती हैं। तभी सारे गांव के कुएं से पानी भरकर आती है। उसके कपड़े भीगे हुए थे और थकी हुई लग रही थी। अरे महारानी आ गई। कुएं का पानी आज कुछ गंदा था। यही रख दे। और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब ना हो जाए। सारिका चुपचाप बाल्टी रखकर अंदर चली जाती है। घर के कोने में सारिका चुपचाप बैठी थी। काश अम्मा जी मुझसे भी वैसे ही बात करती जैसे रजनी दीदी से करती है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। बस इतना है कि मैं अपने मन से शादी कर लूं। क्या यही मेरी सजा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का वक्त था। सारिका रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। कांता और रजनी आंगन में साथ बैठी चाय पी रही थी। रजनी बहू, क्या इस बार तेरे मायके वालों ने तुम्हें बुलाया है? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तू चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं हमारा, खूब आदर सत्कार करेंगे। अम्मा जी, मैं भी सावन में अपने मायके जाना चाहती हूँ। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके के जाने का समय बाद में आएगा। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब है, क्या करेंगे? वहाँ जाने से तुझे कोई फायदा नहीं है। बेचारी सारिका चुप हो जाती है। रात का समय। सारिका अपने खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सही कहती है, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलेंगे। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, पर कब तक? आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू रजनी दूध दूकर रसोई में रख रही थी कि अचानक उसके हाथ से दूध का बर्तन फिसल जाता है और दूध जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? इतना सारा दूध जमीन पर गिर गया। अरे अगर अम्मा जी को पता चल गया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अब मैं क्या करूं? कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम मिस सारिका पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा जी को उस पर भरोसा नहीं है। वो मेरी बात झट से मान जाएंगी। रजनी आंगन में आती है। सारिका वहीं बर्तन धो रही थी। मैंने रसोई में टोकरियां रखी हैं, तुम वो ले आओ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। सारिका अनजान सी होकर कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही सारिका कमरे में दाखिल होती है, रजनी दौड़कर आंगन में जाती है और अपनी सास को बुलाती है। अम्मा जी जल्दी चलिए, देखिए सारिका ने क्या कर दिया है। दोनों तेजी से कमरे में पहुंचते हैं। सारिका टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख कांता गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, अरे कुछ अच्छा भी करेगी या नहीं? इतना सारा दूध गिरा दिया। नहीं अम्मा जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये दूध तो पहले ही गिरा था। अरे ये झूठ बोल रही है। पहले ये बर्तन को मेरे सामने टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। सारिका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। ज्यादा जुबान मत चलाओ। गलती की है तो अब उसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें। आज से घर का सारा काम तुम ही करोगी। और हाँ, जंगल से लकड़ी भी तुम ही काट कर लाओगी। वो चुपचाप कमरे से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर नमी थी। आंगन के कोने में बैठी सारिका सोच रही थी, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। सारिका सुबह से बिना रुके काम करने लगी। पहले आंगन में झाड़ू लगाया, फिर बैठक में झाड़ू लगाया, फिर बर्तन धोए। कुएं से पानी भरकर लाई,
फिर गाय को चारा डाला। काम खत्म कर सारिका ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। सारिका ने अपनी सास और अपनी जेठानी को नाश्ता निकाल कर दिया और खुद बैठक में पोछा लगाने लगी। सारा काम करने के बाद सारिका अपने कमरे में बैठकर नाश्ता करने लगी। अभी एक दो निवाला खाया ही था कि तभी अचानक कांता और रजनी उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना, अभी तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकोड़े बनाओ। गांव की औरतें आ रही है। और हाँ, ढेर सारे पकोड़े बनाना, साथ में हरी चटनी भी। अम्मा जी, अभी तो आपने नाश्ता किया है। मैं अभी नाश्ता करके आप दोनों के लिए पकोड़े बना दूंगी। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, देखो अम्मा जी, अब तो ये हमारे खाने पर भी नजर लगा रही है। आज तक मैंने अम्मा जी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और ये तो सीधा मुंह पर इनकार कर रही है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ना कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है कि अपनी सास से कैसे बात करते हैं? रजनी अपनी सास को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर सीधा चालाकी से हंसने लगी। सारिका की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकौड़े बनाने से मना नहीं किया, बस ये कहा कि मैं नाश्ता करके पकौड़े बनाती हूँ। पर अब मैं तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ, नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जाओ और जल्दी से पकोड़े बनाओ, गांव की औरतें आने ही वाली हैं। सारिका नाश्ता छोड़कर तुरंत पकोड़े बनाने रसोई में चली गई। सारिका ने बड़ी मेहनत से प्याज के ढेर सारे पकोड़े बनाने शुरू किए। साथ में उसने पुदीने की हरी चटनी भी तैयार की। उसने गरम गरम पकोड़े थाली में सजाए, फिर बैठक में लेकर गई। गांव की औरतों के साथ बैठकर कांता और रजनी भी गरम गरम पकोड़े खाने लगी। अरे वाह सारिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पकौड़े खाकर तो मन खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आप लोगों को पकौड़े अच्छे लगे तो मेरी मेहनत सफल हो गई। सारिका की तारीफ सुनकर रश्मि तो बहुत जलन होने लगी। बर्तन मांजने के बाद सारिका रसोई में जाती है। एक झोली में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। वो चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ती है। सारिका के जाते ही कांता और रजनी साथ बैठ जाती हैं और दोनों धीमे स्वर में बातें करने लगती हैं। अम्मा जी, एक बात कहूँ, अगर ये सारिका ऐसे ही जिंदा रही तो हमें ऐसे ही इसकी गरीबी के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या कहना चाहती हो तुम? देखो अम्मा, अभी ये अकेली जंगल में गई है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही हो तुम। अगर ये मर जाएगी तो मैं मुरली की दूसरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी, वो भी अच्छे दहेज के साथ। वहीं दूसरी ओर सारिका खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सर पर था। दोपहर का समय था। तब तक सारिका जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटने लगी। कई घंटे बीत गए थे। सारिका ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पेट में दर्द हो रहा था। फिर वो झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। वो पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सर पर एक टोकरी रखी थी जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जड़ी बूटियां भरी थीं। बूढ़ा सारिका को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? काका जी, मैं लकड़ी लेने आई हूँ। पर यह तेरे हाथों के छाले और तेरी आंखों में आंसू, बता तू किस मुसीबत में है? बाबा जी, मेरा नाम सारिका है और मैं दौलतपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे अपमान करती रही क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती थी। सारिका उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं जैसे वो पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। सारिका टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है।
बेटी, यह दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही बड़ी कसौटी पर रखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा समय भी जरूर आएगा। सारिका बूढ़ी की थकी आंखें और थका शरीर देखती है। काका, आप भूखे लग रहे हैं। मेरे पास कुछ रोटियां हैं और थोड़ी सब्जी भी है, आप खा लो। का नहीं बेटी, यह तो अपने लिए लाई है, तू ही खा ले। काका जी, मैं कुछ रोटियां खा चुकी हूँ, शायद ये आपके लिए ही बच गई थी, आप इसे खा लो। फिर बूढ़ा बैठकर थोड़ी रोटी और सब्जी खा लेता है। बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारा भला करे और बस इसी तरह दूसरों का भला करती रहना। एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है काका, आपने जो कहा मैं उसे याद रखूंगी। सारिका जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़े उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। सारिका थकी हारी घर आती है और आते ही सबके लिए खाना बनाती है। उसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। सारिका आखिर में बचा हुआ खाना खाती है। उसके बाद वो बर्तन धोती है। वहीं पास ही में बैठी आंगन के एक कोने में रजनी और कांता धीरे स्वर में बातें कर रही थीं। अम्मा जी, मैं एक बात सोच रही थी। ये सारिका का रोज सुबह सुबह सारा काम निपटाकर दिन भर ऐसे ही बैठी रहती है, जैसे इस घर की कोई महारानी हो। तो क्यों ना माँ जी इसको खाली समय काम में लगाया जाए। हमारी गाय है ना, क्यों ना उसका दूध निकालकर सारिका से गांव में बिकवा दे। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। सुबह सुबह का काम करके सारा दिन यूं ही बैठी रहती है। वही तो अम्मा जी, सारिका अगर दूध बेचेगी तो कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी गाय इतना अच्छा दूध देती है और हम यूं ही रहने देते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं ये काम इसे सौंप देती हूँ। गाय का दूध भी वही निकालेगी और गली गली जाकर बेचेगी भी। मैं उसे अभी बुलाकर कह देती हूँ, कल से तुम गाय का दूध निकालोगी और गांव में बेचने जाओगी। अभी तुम दोनों के पति शहर से लौटे नहीं हैं। घर में पैसों की जरूरत है। माँ जी, पर मैं तो ज्यादा लोगों को जानती ही नहीं हूँ। मेरे लिए सारे लोग नए हैं, मैं कैसे बेचूंगी। अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू कर दिया। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है। मोहल्ले की औरतों को बतियाना आता है तो दूध भी बेचना सीख ही लोगी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है अम्मा जी, मैं कल से इस काम की शुरुआत करूंगी। तो ठीक है, कल से दूध निकाल कर बेचने जाना। मैंने अम्मा जी को हाँ तो कह दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अब जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। सारिका उठ गई। बिना किसी को जगाए वो झाड़ू उठाई और आंगन साफ किया। फिर बैठक में झाड़ू लगाई और पूरा घर की सफाई की। तब तक सूरज निकल आया। फिर वो रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। इसके बाद उसने एक साफ बर्तन में गाय का दूध निकाला। उसके बाद कांता से कहा, अम्मा जी, मैंने गाय का दूध निकाल लिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। तो अब ये दूध से भरी बाल्टी उठाओ और दूध बेचने निकल जाओ। आज पहला दिन है, अच्छे से काम करना। फिर घर आकर रात का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। सारिका ने दूध का डब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ी। वो चलते चलते सोचने लगी, मैं आज किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर सारा दूध बेचूंगी तो अम्मा जी मुझसे खुश हो जाएंगी। रास्ते में उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक महिला पर पड़ी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। अरे बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। महिला और बच्चों की हालत देखकर सारिका का दिल पसीज गया। उसने अपने मन में यह देखकर, दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती। थोड़ा दूध मुफ्त में उन्हें दे देती हूँ। बहन, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम ये दूध रख लो, इसे अपने बच्चों को पिला देना।
उनका थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। बहन, तुमने मेरे बच्चों के लिए दूध दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। में यह देखकर सारिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में उसने कुछ घरों में दूध बेचा। देखते ही देखते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। सारिका घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान थी। अगले दिन फिर सुबह हुई। सारिका ने दूध निकाला और घर का सारा काम किया। थोड़ी देर में दूध लेकर वो गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में सारिका को एक औरत मिली। अरे सारिका, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत अच्छा है। सच में मेरे बच्चे वो दूध पीकर खुश हो जाते हैं। हाँ बहन, हमारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। और दूध चाहिए हो तो बताना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सारिका आगे बढ़ गई। रास्ते में फिर वही गरीब महिला दिखी। उसे देखकर सारिका का दिल फिर से पसीज गया। मैं उसके बच्चों को रोज थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ। अब मैं थोड़ा दूध रोज उसके बच्चों को दे दिया करूंगी। उसने थोड़ा दूध महिला और उसके बच्चों को दे दिया और बाकी दूध बेचकर घर लौट आई। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज सुबह सारिका दूध लेकर निकलती, कुछ घरों में बेचती और बाकी गरीबों को मुफ्त में दे देती। घर में रजनी और कांता खुश थीं कि सारिका रोज दूध बेचने जाती थी। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि सारिका की अच्छाई धीरे धीरे उसके भाग्य को लिख रही थी। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन गांव की एक औरत कांता के आंगन में आकर बोली, अरे वाह काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। रोज घरों में दूध बेचती है। सुना है अच्छे पैसे कमा रही है। और आपकी गाय का दूध भी बहुत अच्छा है। हाँ बहू, हमारी गाय का दूध तो बहुत बढ़िया है। सारिका सुबह सुबह काम करके सारा दिन खाली बैठी रहती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दूध बिक जाएगा तो घर में कुछ पैसे आ जाएंगे। उसके बाद वो औरत चली गई। उसके जाने के बाद रजनी ने कांता से कहा, अम्मा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सारिका को दूध बेचते 1 महीना हो गया है। अब तक तो उसके पास काफी पैसे जमा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि आपको अब उससे पैसों के बारे में पूछना चाहिए? हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तक मैंने इससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही इससे पूरा हिसाब लेंगे। आखिर ये हमारे पैसे हैं। शाम को जब सारिका घर लौटी, उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसकी सास और जेठानी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, अरे ओ महारानी, रुक यहाँ। ये भागी भागी कहाँ जा रही है? महीना हो गया है, दूध बेचते बेचते अब तक तुमने मुझे एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। वो अम्मा जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, पर कल तक 1 महीना पूरा हो जाएगा तो सारे पैसे मिल जाएंगे। ध्यान से रखना, कोई चालाकी मत करना। मुझे पूरे पैसों का हिसाब चाहिए। एक भी पैसा इधर उधर हुआ तो सोच लेना बहू। कांता ने डराया और सारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, मैंने तो आधे से ज्यादा पैसों का दूध मुफ्त में दिया है। बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे। अगर अम्मा जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं करती ही क्या, रोज कोई ना कोई जरूरतमंद मिल ही जाता है। आंखों में आंसू लिए डरते डरते सो गई। अगली सुबह सारिका ने मन में सोची, सारिका, आज मैं बस इन बच्चों को थोड़ा सा दूध मुफ्त में दूंगी और मैं किसी को मुफ्त में दूध नहीं दूंगी, क्योंकि आज अम्मा जी को पैसों का हिसाब देना है। मैं आज सारा का सारा दूध बेचूंगी। उसने बाल्टी भरकर दूध निकाला और पूरा दूध दिन भर घर घर जाकर दूध बेचती रही। अपनी सास के डर से उसने आज दूध मुफ्त में नहीं दिया, लेकिन गरीब महिला और बच्चों के लिए थोड़ा दूध जरूर दे दिया। शाम तक डब्बा खाली हो गया। रात होने पर थकी हुई सारिका नदी के किनारे बैठ रही। उसने पोटली खोली और पैसे गिनने लगी। वो चिंता में डूब गई थी। हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए हैं। अब मैं इन्हें घर लेकर कैसे जाऊंगी?
अम्मा जी बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेवकूफी के कारण सब गड़बड़ कर दी। अब भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। अम्मा जी, इतनी रात हो गई है पर वो सारिका अभी तक घर नहीं आई। रोज तो उसे इतनी देर नहीं होती, फिर आज क्यों? आज तो पूरे महीनों के पैसे मिलने वाले थे। पता नहीं अभी तक घर क्यों आई है। कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी यही लग रहा है। पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो गई होगी। आने दो उसे, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बस एक बार वो घर तो आ जाए। दूसरी ओर सारिका का दिल नदी किनारे डर और आशा के बीच था। हे भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त में बांटने से इतने पैसे कम हो जाएंगे। न फिर नदी में चमक हुई। सारिका डर कर खड़ी हो गई। अचानक नदी से एक परी बाहर आई। आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? डरो मत सारिका, मैं एक जल परी हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? और आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम बहुत देर से यहाँ बैठकर रो रही थी, इसलिए तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे आना ही पड़ा। सारिका, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों की आवाज नदी तक पहुँची है। तुम बहुत दयावान हो। मैं जानती हूँ तुम रोज कैसे भूखों की मदद करती हो, कैसे अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख समझती हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ़ औरत हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती? सारिका, तुम मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने दिल का बोझ हल्का करो। मेरी सास और मेरी जेठानी ने मुझे गाय का दूध बेचने भेजा, लेकिन रोज रास्ते में कोई भूखा बच्चा मिल जाता। कभी कोई बूढ़ा सहारे के लिए हाथ फैला देता। मुझसे मना नहीं किया जाता और मैं आधा दूध रोज मुफ्त में दे देती थी। और आज 1 महीना पूरा हो गया है। आज मेरी सास और मेरी जेठानी मुझसे पैसों का हिसाब मांगने वाली है। सारिका, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तुम दयावान हो, इसलिए तुमने जरूरतमंद लोगों की मदद की। जलपरी ने अपने हाथों से एक मटका पानी में भरा और सारिका की ओर बढ़ाया और बोली, सारिका, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये पानी तुम अपने घर ले जाना और जहाँ तुम पैसे रखती हो उसे उसके ऊपर रख देना। पर भला इस पानी के मटके से क्या होगा? सारिका, जो होगा वो तुम्हारे ही हक में होगा। और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। न सारिका चुपचाप घर आई। अंदर जाकर देखा कि उसकी सास और जेठानी सो रही थी। वह सीधे अपने कमरे में गई और जलपरी द्वारा दिया मटका संदूक के ऊपर रख दिया। उसके मन में डर भी था और एक अजीब भरोसा भी। अगली सुबह उसकी सास और जेठानी कमरे में आई। सारिका को सोते हुए देख उन्होंने गुस्से में उसका चादर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अम्मा जी जरा देखिए, अभी तक ऐसे सो रही है जैसे इसको घर की कोई चिंता ही नहीं है। अरे ओ महारानी सारिका, उठ। आज तो मैं तुमसे पैसों का हिसाब लूंगी। क्यों रे सारिका, हमारी नींद उड़ाकर तुम अभी तक चैन से सो रही हो? सारिका डर कर उठ बैठी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी, कल घर आने में देर हो गई थी। वो पैसे वहाँ उस पेटी में रखे हैं। न रजनी और उसकी सास ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर का नजारा देखकर तीनों स्तब्ध रह गए। उसमें सोना, चांदी, हीरे और ढेर सारे पैसे थे। कांता के होश उड़ गए। अरे वाह रे मेरी सारिका बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। बाप रे, मैंने इतना धन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर अम्मा जी, इतने पैसे दूध बेचने से तो नहीं आते। मुझे लगता है इसने जरूर कोई चोरी की होगी। हाँ, बात तो सही है। अरे ओ सारिका, सच सच बता, इतने पैसे दूध बेचने से तो नहीं आ सकते।
सच बता, क्या करके आई है? मैंने चोरी नहीं की। मैं रोज दूध बेचने जाती थी। रोज कोई ना कोई गरीब मिल जाता था। मैं मुफ्त में आधा दूध दे आती थी, इसलिए कल मुझे दूध के हिसाब के पैसे बहुत कम मिले। मैं नदी के किनारे रो रही थी तो नदी से एक परी बाहर आई। उसने मुझे मटके में पानी भर कर दिया और कहा, जहाँ पैसे रखती हूँ इस मटके को उसके ऊपर रख दो। न यह सुनकर रजनी के मन में भी ख्याल आया। अम्मा जी, अगर जल परी सारिका को मटका दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? चलिए अम्मा जी, हम भी चलते हैं। सही कह रही है, अब हम भी नदी किनारे चलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर वो जल परी हमें भी मटका देगी। न उस समय दोनों सास बहू नदी के किनारे बैठ गईं और बैठकर रोने का नाटक करने लगी। हाय, हम कितने गरीब, हमारा तो कोई सहारा ही नहीं है। हाय, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हाय, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? जलपरी जी, हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं। कृपया करके हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मटका देती हूँ। उसे अपने पैसों की जगह के ऊपर रख देना। न रजनी और उसकी सास खुश होकर घर लौट गईं। उन्होंने मटका संदूक के ऊपर रख दिया और चैन से नींद सो गईं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठी और संदूक खोला तो वह सोने चांदी के बजाय पत्थरों से भरा था। रजनी के होश उड़ गए। अम्मा जी, ये क्या हो गया? मेरे सारे गहने पत्थर हो गए। ये कैसे हो गया? जलपरी ने हमें धोखा दिया। ये कैसे हो गया? मेरे गहने और पैसे सब पत्थरों में बदल गए। उस जलपरी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। न गुस्से में वो नदी किनारे गई और चिल्लाने लगी। अरे ओ जलनखोर, तेरी इतनी हिम्मत! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? तूने हमारे साथ धोखा किया। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे गहने पत्थर क्यों बन गए? न तभी जलपरी बाहर निकली। जलपरी, धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दोनों ने लालच में झूठ बोलकर आई थी। झूठा गरीबी का रोना रो रही थी। सारिका के साथ तुम दोनों ने क्या नहीं किया। उसकी वजह से तुम्हारे घर में धन आया। तुम चाहती तो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे कर्मों का फल है। न सास बहू का शर्म से सिर झुक गया। रजनी और कांता को अपनी गलती का एहसास हुआ। सारिका बहू, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। हाँ सारिका, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से ही हुआ। आप दोनों मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। आप दोनों तो मेरी अपनी हैं। हाँ सारिका, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। अब से हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे और एक दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे। न फिर क्या था, सारिका को तो धन दौलत नहीं, अपनों का प्यार चाहिए था, जो उसे मिल गया। अब तीनों सास बहू एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। सारिका को धन इसलिए मिला क्योंकि उसका मन साफ था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।